हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। सो हम पहले वेट करेंगे ताकि हमें कुछ लोग ज्वाइन कर लें और फिर उसके बाद हम अपनी आज की कार्रवाई का बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे। सो हमारे साथ हैं कौन, 2-4 लोग आ गए हैं, बाकियों ने भी कर लिया है ज्वाइन, कर रहे हैं, हमें ज्वाइन करें भाई। सो आप करें ज्वाइन। आज तो मैं आपके लिए बड़ी मज़ेदार एक खबर लेके आई हूँ, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको मैं वैसे सोच रही थी कि इस खबर में कौन कौन से पहलू निकल सकते हैं जिन पे हम बात करेंगे या जिन पे हमारी डिस्कशन हो सकती है। इस पे आपका मौक़िफ़ लेने के लिए ख़ास तौर पे मैंने ये लाइव सेशन किया है। हेलो हेलो सबकी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने एक्चुअली फ़ोन जो है वो दूसरी तरह से रखा हुआ है। सो या बट गौतम कुमार फ्रॉम सिब्बी बलोचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम गौतम, नमस्कार, बल्कि आपके लिए नमस्कार। और क्या हाल है आपका? हाल बहुत ठीक है, काफ़ी ठीक है, रहने की ठीक कोशिश कर रहे हैं हम मीडिया वाले। लेकिन कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। प्लीज़ कैमरा सीधा करो, उल्टा है। अच्छा वाकई? तो मैंने तो इसको घुमाया हुआ है, तो क्या करें? सो लेट्स सी कि अब ये आता है हमारे पास। ऐसे ही है कैमरा, और कैसे करें भाई? चलो आप फ़ोन घुमा लो ना अपना। अब मैंने सेट किया है, ट्राइपॉड पे सेट हुआ है आप अपना फ़ोन घुमा लें। वैसे मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मैं आई एम फ्रॉम दिस कंट्री दैट वी कॉल पाकिस्तान। और बहरहाल, अच्छा मुझे सिर्फ ये पूछना है कि मेरी इंस्टाग्राम की जो फैमिली है वो सिर्फ फैशन, गाने, रीलें शीलें, इस किस्म की गपशप पसंद करते हैं, या इसमें इधर कोई सियासी बात हो सकती है, सियासी, समाजी? तो ये आप लोग मुझे ज़रा बताएं। और फिर हम, आर यू फ्रॉम केपी? जी बिल्कुल, आई एम फ्रॉम केपी। और खैस्ता ने ये मुझसे पूछा है, आर यू फ्रॉम केपी? सो यस, आई एम फ्रॉम केपी। अच्छा, सनी संडे? बिल्कुल जी, सनी संडे, अच्छा खासा सनी है। और मैं वैसे बड़ी कम ही धूप में बैठती हूँ, हमारी ज़िंदगी में धूप देखना कम ही मिलता है हमें। स्टूडियो की लाइटें ही चमचमाती टमटमाटी नज़र आती हैं। लेकिन खैर बहरहाल, सो ये है कि हम थोड़ा सा मैं पढ़ भी लूँ, इसलिए मैंने इसको दूसरी तरह कर लिया। पॉलिटिकल गपशप हो सकती है, बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपकी इजाज़त आ गई है मेरे पास। आप कैसी है डियर? मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब मैं, आप आई एम ऑल्सो यूसुफजई। जी ठीक है। वर यू बॉर्न इन ब्रिटेन? नहीं जी, मैं आई वॉज नॉट बॉर्न इन ब्रिटेन। लेकिन टेक्निकली अगर हम आज के हालात में पाकिस्तान का हाल अहवाल सोचें, देखें ज़रा, तो बिल्कुल जी हम अभी भी उन्हीं की पैदावार हैं। और वही ये सारी बाकियात पीछे छोड़ के गए हैं। अभी तो अब कभी कभी सोच के ऐसा लगता है कि उनको ठहर जाना चाहिए था, वो अपनी जान बचा के भागे दरअसल, ताकि हमारे लिए उनको कुछ करना ना पड़े मज़ीद। तो अगर वो रहते यहाँ पर और थोड़ा सा वो और हमें टाइम दे देते, थोड़ा अपना सरमाया भी यहाँ पर और लगा देते, तो हमारे हालात कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाते। जो 4, 5, 10, 20 ब्रिज बना के गए हैं, और वो उस वक्त से लेके गोरों के दौर से लेकर आज तक वो चल रहे हैं हमारे पास। तो खैर बहरहाल, गोरों के दौर की एक और चीज़ भी बड़ी चल रही है, और वैसी तैसी ही चल रही है जैसी वो छोड़ के गए थे। वो है हमारा अदालती निज़ाम। और निज़ाम अदलिया जो है वो हमारे यहाँ गोरे का छोड़ा हुआ है, ठीक है, बरतानिया का है। और लेकिन साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं फिर सवाल आपके आखिर में लूँगी और आपके मशवरे भी लूँगी। हमने देखें आज जज साहिबान को मशवरे देने हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है आप लोगों ने। कंटेम्प्ट ना लग जाए, इस चीज़ का ज़रा ख्याल करना। मेरी पहली लाइव सेशन है आज आप लोगों के साथ, ये ना हो कि आज ही पैकअप हो जाए हमारा। तो ठीक है, मशवरे जो भी आपने जजेस को देने हैं वो ज़रा ध्यान से सोच के देखभाल के देने हैं, और वो मैं लूँगी आपसे। अब पहले आप ज़रा मेरी बात सुने। तो जो हमारा जो अदालती निज़ाम है, उस अदालती निज़ाम में ज़ाहिर है अंग्रेज़ों के दौर का है वो, और अंग्रेज़ों ने जो अपने लिए बनाया है, अपने लिए जो डिज़ाइन किया है, वो इंतहाई बेहतरीन चीज़ है जो उन्होंने बनाई है, ठीक है। अपने मुल्क में जो बरतानिया में अदालती निज़ाम चलता है, मैजिस्ट्रेट्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, वकील, एडवोकेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। वो बहुत सपोर्टिव है एक आम आदमी के लिए, और वो बहुत ही फैसिलिटेट करते हैं एक आम आदमी को जो भी वहाँ पर अपना मुकदमा लेकर उनके पास जाए। अब बाकी दूसरी तरफ आप अपनी अदालतों का हाल देख लें कि हमारे यहाँ भुट्टो का केस तो सुना जा सकता है, 54 साल पुराना, फांसी लगे हुए भी उसको 54 साल हो गए, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। लेकिन जो ज़िंदा लोग हैं, जो बेचारे कोई ज़मीन के लिए आगे पीछे हो रहा है, एड़ियाँ घसीट रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं।
तो जिंदा लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है, अलबत्ता जो जिससे बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, हमारी अदालतें काम इसलिए नहीं कर रही कि उन्होंने आम आदमी को, गरीब को फैसिलिटेट करना है, आपको, मुझे, वो काम इसलिए कर रही हैं। और देखें, आप गौर से देखें कि ये ज़्यादातर सियासत में घुसते हैं, इनके सुओ मोटो ऐसे होंगे कि जिसमें ये खामखा एक ऐसी चीज़ में घुस जाएंगे कि जिससे इनका कोई ख़ास ताल्लुक वास्ता नहीं होगा, लेकिन ठीक है, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट वाली चीज़ कह सकते हैं। सुओ मोटो लेने का एक तरीका ये है कि वो चीज़ जिस पर भी सुओ मोटो लिया जा रहा हो वो पब्लिक को इफेक्ट कर रही हो बड़े अच्छे खासे अंदाज में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जाते होंगे एयरपोर्ट्स पर, मुख्तलिफ जो लोग हैं वो एयरपोर्ट्स पर जाते हैं और एयरपोर्ट्स से ट्रैवल करते हैं। तो जिसकी बीवी है, जिसकी बेगमात हैं, वो तो या बच्चे हैं, तो उनका मैं अब कुछ खास नहीं बता सकती। लेकिन अभी मेरे सामने एक थोड़े सुबह में आंख खुली मेरी, तो मैंने बड़ा ये अजीब सा एक नोटिफिकेशन देखा जो जारी हुआ है, और जजेस के हवाले से है। हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, ये ऑनरेबल कहना लफ्ज़ ज़रूरी है उनके साथ, हम आप ऑनरेबल हो ना हो, वो ऑनरेबल ज़रूर है, ठीक है, ये जहन में आपने रखना है, इस चीज़ को ऊपर से ना गुजर जाए आपके ये सारी बात मेरी। तो वो जो नोटिफिकेशन है बेसिकली वो कहता ये है, पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आपसे इस पर मज़ीद मैं ज़रा करते हैं हम बात इस पर करते हैं। वो नोटिफिकेशन बेसिकली कहता ये है, आई एम डायरेक्टेड to refer to Supreme Court letter number falana falana dated 21st September 2023 on the subject cited above, and to say that Secretary Aviation has been pleased to exempt spouses of serving judges and Chief Justice of Supreme Court of Pakistan from body search at all airports। समझ में आई बात? ऊपर जो सब्जेक्ट लिखा है वो लिखा है इशुएंस ऑफ एयरपोर्ट एंट्री पासेज 2023। तो ब्लू पासपोर्ट तो इन लोगों के पास होते ही हैं और वो हर अहम ओहदेदार को मिलता है पाकिस्तान में। उस पर बहुत सारे ममालिक के जो वीज़े शीज़ें हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं और इन लोगों को वीज़े शीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके कैबिनेट मेंबर्स के पास भी होते हैं, आपके जो सेनेटर्स हैं उनके पास भी, उनको भी अलॉट हो सकते हैं, जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं उनको भी हो सकते हैं। कुछ के नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगी क्योंकि फिर वो कहेंगे कि शायद हमें टारगेट कर रही थी, तो इसलिए सब बड़े बड़े ओहदेदारान, भाई आप समझ जाएं, सारे बड़े बड़े ओहदेदारान के पास ये ब्लू पासपोर्ट्स उनको मिल सकते हैं। ये पाकिस्तान का कानून जो है इसकी इजाज़त देता है, ठीक है। तो उनको फ़ौरन, ये जो फौरी ट्रैवल होता है ना, फौरी रात को बैठे हैं, सुबह मीटिंग का पता चला तो भाई मीटिंग कहाँ पे है, प्राग में हो रही है जी, इस किस्म की जो चीज़ें हरकतें चोचले शशके चलते हैं इनके। तो वो जो सिलसिला है ब्लू पासपोर्ट का, वो इनको इस चीज़ के लिए इनेबल करता है कि आप वीज़े ना लगाएं और आप मर्जी जहाँ जाएं बगैर वीज़े के, आपको इस ब्लू पासपोर्ट पे, क्योंकि बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ठीक है। बेसिकली ये उन ओहदेदारान को मिलता है जिनके पास ये बड़े बड़े पब्लिक ऑफिसेज हैं, ठीक है, उन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को मिलता है। अब जो हमारे जज साहिबान हैं, ये जिनकी भी बात हो रही है, ये वैसे तो सारे जजेस की बात हो रही है कि सर्विंग जजेस की बात हो रही है, ठीक है, ये सर्विंग जजेस की बात हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने दरमियान में वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी ले आए हैं। हालांकि उनको पता नहीं है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तक नोटिफिकेशन उनकी नज़र से नहीं गुजरी है, उन्होंने नहीं देखा। उसकी वजह ये है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो कहा है कि अदालत को उज़्मा भी ना कहो, तुम ब्यूरोक्रेट्स को साहिब ना लगाओ साथ, डीसी साहब, एसी साहब, ये साहब ना लगाओ साथ। तो इसलिए मुझे और इससे पहले भी जब हमने देखा था कि फैसलाबाद में, आपको याद होगा कि चर्चेज़ और क्रिश्चियंस पे जो हमला हुआ था और वहाँ पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब गए थे अपनी अहलिया के साथ, तो उनके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं था। तो मुझे इसलिए भी लग रहा है कि काजी साहब ने जब ये नोटिफिकेशन देखना है तो इस नोटिफिकेशन को करना है सबसे पहले मुअत्तल, और फिर अल्लाह करे कि जिस तरह उस दिन बेचारी खामखा वो मशाल यूसुफ ज़ई की अदालत में क्लास ले ली इन्होंने बगैर वजह के। मतलब आप तरीके से कह दें यार आप नहीं बोल सकती हैं, आप जाके पीछे बैठ जाएं, कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, कहाँ से पढ़ के, मतलब क्या है ये, इतने बड़े ओहदे पे विराजमान एक शख्स, ग्रेस होती है सर। आप उनको कह दें भाई आप पीछे जाके बैठ जाएं, आप कौन है बोलने आ गई हैं खामखा, आपका क्या काम है इस केस से, आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, आप यहाँ पर करती हैं, मुकदमे करती हैं, नहीं करती तो पीछे जाके बैठ, इस तरह से बात करें। कहाँ से पढ़ी हुई है, कहाँ से पढ़, वेयर हैव यू स्टडीड, वेयर, स्टडी से नहीं पता चलता सर, स्टडी से ट्रेनिंग का पता चलता होता तो हमारे यहाँ तो हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स पार्लियामान में कुछ बैठे हैं चंद एक, उन्होंने क्या किया है इस कौम के लिए,
तो स्टडी वड्डी से कुछ नहीं होता। ये स्टडी तो पता नहीं हम करते भी हैं कि नहीं करते, हम तो सारे नालायक पांडे नकलें कर करके एग्जामों में पास होते हैं, हमें नहीं पता हम कितनी स्टडी करते हैं। तो चाहे जिस भी इदारे से हमने स्टडी किया उस स्टडी बहरहाल हम नहीं करते, हम डिग्री आखिर में लेके निकलते हैं। भाई ये है, ये आप जहन में रखें। ये खामखा ये स्टडी वडी के सवाल उससे नहीं होने चाहिए थे मेरे ख्याल में, लेकिन बहरहाल मैं कोई ज्यादा नहीं बोलती, खामखा मुझ पर ही ना कंटेम्प्ट लग जाए। लेकिन कंटेम्प्ट उस सूरत में लगती है जब आप किसी के साथ पर्सनल हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे। आप लोगों के मुझे बेइंतहा मैसेजेस और वो आ रहे हैं कमेंट्स, मैं पढ़ूंगी, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगी, जरा मैं अपना ये किस्सा खत्म कर लूँ फिर पढ़ती हूँ। तो खैर बहरहाल मेरा अपना मानना ये है कि काजी फायजीसा साहब को इस बात का सारी का इल्म नहीं होगा, और ये जो भी अगले हैं उन्होंने, वो कहते हैं ना आजकल बड़ा एक वर्ड यूज हो रहा है, बारीक वारदात तो ये जिसने भी डाली है बड़ी बारीक वारदात डाली है कि उन्होंने अपने सबको तो फायदा दे दिया, जिस भी एक आधे जज का ये फैसला था या जिसका भी था, उन्होंने अपने सबको तो फायदा दे दिया कि भाई हमारी बीवियां या हमारी फैमिलीज जो हैं वो चेकिंग नहीं कराएंगी एयरपोर्ट्स पे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लिख के इस नोटिफिकेशन में अंदर तुन देना, ताकि ये भी ना रह जाए कोई बात, ये रह ना जाए कि भाई, तो उनके हवाले से उनके साथ उनका कवर लेके करेंगे तो शायद जो बैकलैश है वो कम आएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जिसका भी आप कवर लेके करें ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अब सीरियस बात है ना, जो सीरियस बात है जो मैं आप लोगों को चाह रही हूँ कि वो आप लोग समझें। एक तरफ इन सारे ये मैं अब मैं जजेस से बालातर हो गई हूँ, ठीक है, मैं जजेस से आगे की बात कर रही हूँ। आई एम बियॉन्ड जजेस या आई एम बियॉन्ड जुडिशरी। मैं इस वक्त जुडिशरी की बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की बात कर रही हूँ, जो आपके पैसे पे गाड़ियाँ चला रहे हैं सरकारी, जो आपके पैसे पे बिजली गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, बड़े बड़े गार्ड्स उनके 4 आगे 4 पीछे लगे हुए होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पैसों की हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम चला रही है, जुडिशरी जो तनख्वाहें ले रही है, या बाकी दीगर जो सरकारी इदारे हैं बड़े या छोटे जितने हैं, PIA, रेलवे, फलाना ढिमकाना, इन सब की तनख्वाहें आप लोगों से जा रही हैं, ठीक है, आप लोगों के टैक्सों से जा रही हैं। अगर तो देते हैं, मैं तो देती हूँ तो मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है, अगर ना देती होती तो आई माइट नॉट हैव केयर्ड दिस मच अबाउट दैट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन चूंकि मैं देती हूँ तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी ये बात समझें कि जब इन सब से जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जब इन सब से सवाल पूछा जाता है भाई अकाउंटेबिलिटी का, घर कहाँ से आया, फ्लैट कहाँ से खरीदा, बरतानिया में फ्लैट कहाँ से आया, कहीं से भी, कोई भी, ये मैं किसी एक खास एक आदमी 2 के बारे में बात नहीं कर रही, जब इनसे किसी से भी, DC से, AC से, फेडरल सेक्रेटरी से, जज से, पब्लिक ऑफिस होल्डर से, MNA से, सेनेटर से, वजीर से, मुशीर से, जब ये पूछा जाता है कि आपके पास ये घर, फ्लैट, फलाना ढिमकाना, एसेट बियॉन्ड मीन्स कहाँ से आए, या आपकी बीवी के नाम कहाँ से आया ये, या आपके बेटे के नाम कहाँ से आया, तो ये क्या कहते हैं, सबसे पहले ये लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो ये लाताल्लुकी का इजहार करते हैं कि भाई ना हमारे बच्चों और हमारी बीवियों से हमारा कोई ताल्लुक है, ना कारोबारों से उनके कोई ताल्लुक है, ना उनके असासों से हमारा कोई ताल्लुक है, ना उनके कारोबारों से आते हुए मुनाफे से हमारा कोई ताल्लुक है, ठीक है। बिल्कुल अपने आप को अलग करके कुर्सी पे बैठ जाते हैं कि जैसे खानदान तो इनका है ही नहीं। जब आप इमेजिन करें इनको कि ये लोग कैसे नजर आते हैं, आपको विजुअलाइज करें सिर्फ इनको, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, तो बेसिकली ये लोग करते क्या हैं, ये आपको कैसे नजर आएंगे। ये आप आंखें बंद करेंगे तो पूरा खानदान इनका चिपका होगा इनकी कुर्सी से, चाहे कोई भी हो, ठीक है, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, जुडिशरी हो, जो भी हो, पूरा आपको इनका खानदान चिपका हुआ इनकी कुर्सी से नजर आएगा। और कुछ लोग वो भी चिपके हुए नजर आएंगे जो इनके खानदान के एज सच इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इनसे सवाल करेंगे ना अकाउंटेबिलिटी का, जब आप इनको कहेंगे कि भाई ये कहाँ से आया आपके पास, आपके असासे जो हैं वो आमदन से ज्यादा हैं, इसका जरा जवाब दें, फिर ये कहेंगे कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी आमदनी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और इनकी आमदनी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये सवालों के जवाब जो हैं ये उलट हो जाते हैं। बेसिकली जो बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर वो ये है कि इनको आप लोगों ने शर्म दिलानी है। मैं तो उस शख्स पे भी हैरान हूँ जिसने ये नोटिफिकेशन साइन किया, वो ASF है, ASF का DG है वो, ठीक है, जो भी हैं ये DG साहब तो इंतहाई शदीद गुलामाना जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन मुझे इनकी इस हरकत से पता चल गया, एहसास हो गया कि अगर जो आदमी खड़ा नहीं हो सकता आगे, इतना नहीं कर सकता कि भाई खड़ा हो जाए, वो कहे भाई क्यों, जब सारी कौम आपकी इधर एयरपोर्ट पे चेकिंग करा रही है तो इनको क्यों, वजह क्या है कि ये चेकिंग ना कराएं, इनकी तलाशी क्यों ना हो, क्या होता है इनकी, मतलब तलाशी होती है तो इनको क्या क्या तकलीफ पहुंचती है,
कोई वो रीजनेबल लोग ही होते हैं जो एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, तरीके से चेकिंग कर रहे होते हैं, कोई बदतमीजी या ऐसा कोई सिलसिला तो नहीं होता। तो फिर क्यों, वजह क्या है? उस DGASF ने इतना पूछना गवारा ना किया, ऊपर से साइन करके ये सारा जो है वो निकाल दिया, सारी चीज़ जारी कर दी नोटिफिकेशन ये। तो ठीक है भाई, अगर आप इतने गुलाम हैं तो आप में अगर इतनी वो नहीं है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि आप एक बंदे से पूछें, और सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपकी नहीं है, ये कौम की सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर पूरी कौम के लोग अपनी चेकिंग करा रहे हैं एयरपोर्टों पे, तो इनकी बेगमात को चेकिंग कराते हुए तकलीफ क्या है, मसला क्या है? मुझे तो खैर ये समझ नहीं आया, लेकिन मैं एक मरतबा दोबारा कहूँगी कि काजी फाइज ईसा साहब के सामने ये नोटिफिकेशन ने आ जाना है और फिर उन्होंने कर देना है इसको मुअत्तल, जो उनका माइंडसेट है, जितना हम उनको समझ सकें अभी तक। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरा, ये बात आपके जहनों में रहनी चाहिए कि जब आप इन लोगों से अकाउंटेबिलिटी का सवाल करेंगे, इनके बच्चों के एहसासों का सवाल करेंगे, इनकी बीवियों के एहसासों का सवाल करेंगे कि भाई कहाँ से आ रहे हैं ये फ्लैट, कहाँ से आ रही हैं ये प्रॉपर्टियाँ, प्लॉट कहाँ से आ रहे हैं, तो ये कहेंगे कि इनकी आमदन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा बेटा तो ज़ाती बिजनेस करता है, 10 साल की उम्र से मेरे बेटे ने दुनिया का बड़ा तरीन बिजनेस जो है वो बना लिया, इलॉन मस्क पैदा हो गया था मेरे घर दूसरा। लेकिन जब आप इनसे ये बात करेंगे कि भाई क्यों वो आपकी वजह से, आपके ओहदे की वजह से वो चेकिंग कराए बगैर ही रास्ते लाइन से गुजर जाए, तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं होना। तो अकाउंटेबिलिटी पे जवाब नहीं देंगे ये, अकाउंटेबिलिटी पे खानदान को अपने डिसोन कर देंगे, और जहां पर अपने नाजायज़ कुर्सी के फायदे की बात होगी वहां पे ये अपने सारे खानदान को, क्या दोस्तों अहबाबों को, उनके खानदानों को भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो एक तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि अगला ऑर्डर इनके बारे में ये आने लगा है, अगर ये मुअत्तल ना हुआ तो अगला ऑर्डर हो सकता है यहाँ तक भी बात पहुंच जाए कि भाई इनकी बेगमात को घर से उठा के सीधा सीट पे रख दो, जहाज के दरमियान का सारा प्रोसेस ही एलिमिनेट कर दो, चलना भी ना पड़े इनको, तकलीफ ना हो, कदम ना उठाएं। वो है ना, वो मुमताज की वो आ गई थी, इन पैरों को जमीन पे ना उतारना, मुमताज थी मेरा ख्याल है, मुगल आजम, सॉरी मुगल आजम, वो मैले हो जाएंगे तुम्हारे पाँव, मैले हो जाएंगे, इन पैरों को जमीन पे ना उतारना। तो वो ये सिलसिला भी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हम यहाँ पर देखें जिसके कदर गुलामी हमारे जहनों में रची बसी हुई है। और इसलिए मैं कह रही थी कि वो खामखा गोरे चले गए, उनको कहते भाई रह जाते तुम तो इस खत्ते की कुछ डेवलपमेंट ही हो जाती, इधर भी हो जाती और भारत में भी हो जाती, उधर भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है, बुरा ही है। तो खैर बहरहाल ये तो जो भी डिस्कशन थी वो हमने की, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मिसकॉन्डक्ट, और वो मिसकॉन्डक्ट आपके सियासतदान भी कर सकते हैं, वो मिसकॉन्डक्ट आपके वकील भी कर सकते हैं, मिसकॉन्डक्ट आपके कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है वकीलों का भी, कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है डॉक्टर्स का भी, कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जर्नलिस्ट्स का भी, कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है सियासतदानों का भी, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जुडिशरी का, जजेस का भी। जुडिशल मिसकॉन्डक्ट होता क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी, और क्या टाइप्स और एग्जाम्पल्स क्या है उसकी, मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ। सो पहली चीज़ जो इधर, ये एक वेबसाइट है, बड़े ज़बरदस्त इनके लीगल आर्टिकल्स होते हैं, और मैं जब अपने लॉ के एग्जाम्स वगैरह दे रही होती हूँ तो मैं इनको ज़रूर रेफर करती हूँ। तो ये बेसिकली इन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और किस किस तरह से वायलेशन होती है उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, वो सारे पॉइंट्स इन्होंने इधर लिखे हैं। पहला पॉइंट उसमें जो लिखा है वो ये है कि कोई भी होगा, ही विल बी यूजिंग देयर ऑफिस टू ऑब्टेन स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मैं आपकी तनख्वाह, आपके टैक्सेस, इस मुल्क के टैक्सेस के पैसे पर चल रही हूँ, मैं आप लोगों के टैक्स के पैसे से अपना घर चला रही हूँ, और उस पब्लिक ऑफिस होल्डर में बैठी हूँ, उस पब्लिक ऑफिस में बैठी हूँ जो कि हुकूमत पाकिस्तान को बिलोंग करता है, और उस दफ्तर की वजह से मैं ज़ाती नौयत के फ़ायदे उठा रही हूँ किसी से, अपने ख़ानदान के लिए या अपने दोस्तों के लिए। ये टॉप पर डेफिनेशन लिखी है मिसकॉन्डक्ट की, ठीक है। अभी इसको आप जिस पे अप्लाई करना चाहें, आप सियासतदान पे भी इसको थोप सकते हैं, उस पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई होती है। MNA, MPA, सेनेटर, वजीर, मुशीर, ये सब पे आप लगा दें, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारा निज़ाम इनको इस तरह से फैसिलिटेट करता रहा है कि अब इनको लग गई है लत। अगली चीज़ जो मैंने आपको बतानी है कि मिसकॉन्डक्ट क्या है, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जियाँ कैसे कैसे डिफ़ाइन की गई हैं, क्या क्या एग्जांपल्स इसकी दी गई हैं। तो वो सारी चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी कि कैसे कैसे किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरफ से मिसकॉन्डक्ट किया जाता है, या मिसकॉन्डक्ट का कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर मुर्तकिब हो जाता है। ये सारी बात मैं आप लोगों को अगली वीडियो में समझाऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके लिए ये सवाल छोड़े जा रही हूँ कि ज़ाहिर है अभी आने वाले वक्तों में इलेक्शंस आने वाले हैं, और हम इलेक्शंस में अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, हम उनको वोट डालकर ऐवानों में लेकर आते हैं ताकि वो हमारी मदद करें, हमारे लिए काम करें, और हमारे मुल्क की फलाह बहबूद के लिए कोशा रहें। तो ये सिर्फ जुडिशरी का मामला नहीं है जो आज ये वीडियो मैंने बनाई है, ये सारा ही माइंडसेट है। ये चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पॉलिटिशियंस में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे किसी और इदारे में हो, ये एक माइंडसेट है। और इस माइंडसेट को आपने किस तरह से रिजेक्ट करना है, आपने इनको वोट ना दे के रिजेक्ट करना है।
सो ये बात सिर्फ जुडिशरी तक महदूद नहीं है कि इन्होंने अपने ओहदे का या दफ्तर का मिसयूज़ किया या अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया। ये काम हर जगह हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में होता है और हर किस्म के लोग करते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक हो, चाहे सियासत से ताल्लुक हो, चाहे जुडिशरी से ताल्लुक हो या चाहे किसी और इदारे से ताल्लुक हो। तो ये काम हर जगह होता है। आपने करना ये है कि आपने वोट की ताकत से अपने जो मुकद्दर है और अपने मुल्क का जो नसीब है उसको बदलने की कोशिश करनी है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे और अगर आप बहुत रेकलेसली वोट डालेंगे या किसी अपने ज़ाती मफाद के लिए वोट डालेंगे तो फिर आप में और इन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत शुक्रिया।